हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम सॉइल साइंस सब्जेक्ट के कोर्स टाइटल फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है वीदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। तो अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो आप जानते होंगे कि पिछली वीडियो में भी हमने वीदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल के बारे में बात करी थी, लेकिन पिछली वीडियो के अंदर हमने फिजिकल वीदरिंग के बारे में बात करी थी। फिजिकल वीदरिंग या जिसे हम मैकेनिकल वीदरिंग कह देते हैं, तो उसके बारे में हमने अच्छे से जाना था और साथ में ये भी जाना था कि अलग अलग कौन से एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से फिजिकल वीदरिंग देखी जाती है ना। तो आज इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे कि ये केमिकल वीदरिंग क्या होती है, केमिकल वीदरिंग क्या होती है, और साथ में इसके अंदर जो अलग अलग हम देखते हैं प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे। अलग अलग प्रोसेस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा गया है हाइड्रोलाइसिस, सॉल्यूशन, हाइड्रेशन और साथ में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और साथ में कार्बोनेशन। तो ये जो 6 तरह के प्रोसेस हैं नेचर के अंदर वास्तव में ये एक साथ काम करते हैं, साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। किसके ऊपर? रॉक्स या मिनरल के ऊपर, जिससे उनकी केमिकल वीदरिंग हो जाती है। लेकिन अब वो एक साथ तो वर्क करते हैं, लेकिन अब इसे हम क्या करेंगे, वन बाय वन इस वीडियो के दौरान समझेंगे। अगर वैसे पिछली क्लासेस के अंदर आपने साइंस को अच्छे से सीरियसली लिया है तो वैसे इन वर्ड्स को आप जानते होंगे कि हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, हमने छोटी क्लासेस के अंदर इसको पढ़ा है। तो उसी से रिलेटेड आज हम रिलेट करेंगे उन चीज़ों को कि ये हम रॉक्स और मिनरल के ऊपर कैसे केमिकल वीदरिंग करते हैं, है ना। तो इन प्रोसेस को हम अच्छे से जानेंगे। और अगेन मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से जो पहले की वीडियोज़ हैं उनमें हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के और भी जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से पहले की वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये केमिकल वीदरिंग आखिर होती क्या है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इट इंक्लूड्स दोज प्रोसेसेस वेयर बाय ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड ऑफ एटमॉस्फेरिक ओरिजिन। क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हैं आप कि ये इसके अंदर केमिकल वीदरिंग के अंदर ऐसे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, जो कि किस ओरिजिन से हैं, यानी एटमॉस्फेयर से आए हैं, एटमॉस्फेरिक ओरिजिन के हैं। एंड कार्बोनिक एसिड्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन्स, कार्बनिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह जो होते हैं, जो सॉइल के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी आप जानते होंगे कि प्लांट्स वगैरह हम देखते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह छोड़ते हैं, या हम देख सकते हैं कि जो पानी से मिलकर एसिड बना लेता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बनिक एसिड्स वगैरह जो हैं बायोलॉजिकल ओरिजिन के हैं, यानी किसी माइक्रोब्स या किसी और ऑर्गेनिज्म की वजह से बने हैं। वो बायोलॉजिकल ओरिजिन वाले लोग रिएक्ट विद मिनरल ऑफ सॉइल। ये रिएक्ट करते हैं किससे? मिनरल ऑफ सॉइल से। अब केमिकल वीदरिंग है तो आपको समझ आता है कि भाई केमिकल प्रोसेस होने वाला है। केमिकल प्रोसेस किस किस के बीच होने वाला है? तो ये सब लोगों के बीच, यानी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड और साथ में कार्बोनिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करने वाले हैं? तो हम देख रहे हैं सॉइल के मिनरल्स के साथ, है ना। तो इसलिए इसे हम कहते हैं केमिकल वीदरिंग। ये इसकी एक अच्छी डेफिनेशन हो सकती है। ओके, और अगर हम देखें कैम डब्ल्यू मतलब केमिकल वीदरिंग है ना। तो केमिकल वीदरिंग कॉजेज डिकम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स। पिछले वीडियो के अंदर हमने अच्छे से बात करी थी कि वीदरिंग 2 प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। पहला कौन सा? तो हम देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, और दूसरा हम देखते हैं डिकम्पोजिशन। डिसइंटीग्रेशन के बारे में पिछले वीडियो में यानी फिजिकल वीदरिंग के बारे में अच्छे से बात कर ली थी। तो अभी हम बात कर रहे हैं केमिकल वीदरिंग क्या है? डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन के बारे में हमने बात करी थी कि इसमें केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है प्रोडक्ट का वो चेंज हो जाता है ना। तो ये क्या है? एक तरह का डिकम्पोजिशन है किसका? मिनरल्स का। एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट। इससे होता क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी मिनरल पहले कुछ और था लेकिन केमिकल वीदरिंग होने के बाद उसकी हम देखते हैं सूरत तो क्या बोले हम, उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। हाँ, हम कह सकते हैं उसकी सूरत भी बदल जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स में बदल जाते हैं। ध्यान रखें आप कि अगर आपसे पूछें कि सेकेंडरी मिनरल्स का फॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं क्ले का फॉर्मेशन जो है वो किस प्रोसेस की वजह से होता है, तो हम कह सकते हैं केमिकल वीदरिंग की वजह से। ठीक है, फिजिकल वीदरिंग में सिर्फ टुकड़े हो गए थे,
केमिकल वीदरिंग में नए तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिन्हें हम एक तरह से सेकेंडरी क्ले मिनरल्स के रूप में भी समझ सकते हैं। आई बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखें। दूसरी अगर हम बात करें, तीसरी बात करें कि क्या है वो, द इंटेंसिटी ऑफ केमिकल वीदरिंग रीचेज मैक्सिमम इन ट्रॉपिक्स। इसे अच्छे से याद रखें कि ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर केमिकल वीदरिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ट्रॉपिकल रीजन में क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं पानी भी अच्छा अवेलेबल है और साथ में टेम्परेचर भी अच्छे से अवेलेबल है। पानी भी अवेलेबल है, टेम्परेचर भी अवेलेबल है, इसलिए हम देखते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर जो हम देख रहे हैं केमिकल वीदरिंग है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है। तो अगर आपसे पूछे कि फिजिकल वीदरिंग की इंटेंसिटी कहाँ हाई होती है, तो फिजिकल वीदरिंग में मेन फैक्टर कौन था? हमने बात करी थी टेम्परेचर की। तो जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ हाई है? एरिड क्लाइमेट के अंदर। तो एरिड क्लाइमेट के अंदर जो हम देख सकते हैं वहाँ हम देखते हैं फिजिकल वीदरिंग डोमिनेट होती है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहाँ कौन सी वीदरिंग डोमिनेट है? तो केमिकल वीदरिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखेंगे। तो टेम्परेचर आर फेवरेबल इन कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस में होते हैं, इसलिए यहाँ पे केमिकल वीदरिंग आसानी से हो पाती है। और अगर हम देखें तो केमिकल वीदरिंग डिपेंड्स ऑन दी सरफेस एरिया एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक ऑल्सो। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी क्या कि डिसइंटीग्रेशन की वजह से चीज़ें जो हैं वो टूट जाती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। तो पार्टिकल जितने छोटे हो जाते हैं उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल हो जाता है केमिकल वीदरिंग के लिए। तो केमिकल वीदरिंग डिपेंडेंट है किस पे? सरफेस एरिया पे, कि भाई सरफेस एरिया जितना अवेलेबल होगा उसी सारों एरिया के ऊपर क्या होगी? केमिकल वीदरिंग हो पाएगी। तो सरफेस एरिया अवेलेबल होगा तो वहाँ पे हम देख सकते हैं केमिकल वीदरिंग भी अच्छे से होगी, है ना। और साथ में केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक्स, रॉक का खुद का केमिकल कंपोजिशन कैसा है? रॉक क्या क्वार्ट्ज है? क्वार्ट्ज जो होता है आपको याद रखना है कि वो मोस्ट विदरेबल होता है, मतलब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट करता है। मोस्ट विदरेबल नहीं, लीस्ट विदरेबल है। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर, SiO2, है ना, तो उसकी विदरिंग आसानी से हो ही नहीं सकती। तो कहने का मतलब ये हुआ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ केमिकल कंपोजिशन कैसा है उसका। तो अगर वो क्वार्ट्ज है तो उसका वीदरिंग हो ही नहीं पाएगी, उसकी केमिकल वीदरिंग ढंग से हो ही नहीं पाएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। वहीं अगर वो ऑलिवाइन है जो फेरो मैग्नीशियम एक तरह का मिनरल है, फेरस मैग्नीशियम वगैरह अवेलेबल है, तो वो आसानी से कहते हैं कि हाँ भाई हमारी केमिकल वीदरिंग हो सकती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि केमिकल वीदरिंग एक तो क्लाइमेट पे तो डिपेंड करती ही है, साथ में सरफेस एरिया क्या है और साथ में उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है रॉक का, इस पर भी बहुत अच्छे से डिपेंड करती है। ओके, समझ आ गई आपको बात। तो इस तरह से हमने एक इंट्रोडक्शन के रूप में जाना कि केमिकल वीदरिंग है क्या। अब इसके अलग अलग जो प्रोसेस हैं उन्हें हम अच्छे से बात करेंगे, उनके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। ओके, आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए केमिकल वीदरिंग में सबसे पहले प्रोसेस के बारे में बात करते हैं जो कि है हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस वर्ड आपने जब भी सुना है तो आप समझे होंगे कि कुछ ना कुछ टूट रहा है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस, वहाँ ग्लूकोज टूट रहा था पायरुवेट के अंदर, है ना। तो लाइसिस वर्ड का मतलब ही आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ टूटता है। तो हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस मतलब पानी टूट रहा है। पानी टूट रहा है किसके अंदर? तो हम देख रहे हैं H2O जो है H+ और OH- आयंस के अंदर टूट जाता है। अब ये जो आयंस निकले हैं H+ और OH- आयंस, ये क्या करते हैं? ये किसी प्राइमरी मिनरल, जैसे हम कह सकते हैं ऑर्थोक्लेस, है ना। ऑर्थोक्लेस का जैसे फॉर्मूला आप जानते होंगे KAlSi3O8, नहीं जानते हैं तो याद कर लें आप इसे। KAlSi3O8 बहुत फेमस फॉर्मूला है, याद होना चाहिए हमें। ऑर्थोक्लेस है ना, ये ऑर्थोक्लेस के साथ ही H+ और OH- रिएक्ट करते हैं। तो K+ जो होता है वो OH के साथ निकल जाता है, K+ OH- के साथ निकल गया, यानी वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। वहीं अगर हम देखें जो AlSi3O8 जो है इसको हाइड्रोजन आयन मिलता है। हाइड्रोजन आयन मिलने से अभी जो चीज़ बनी HAlSi3O8, ये प्राइमरी मिनरल नहीं रहा, इसे हम क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी मिनरल कह देंगे। सेकेंडरी मिनरल या हम कह सकते हैं क्ले मिनरल कह देंगे। तो क्ले फॉर्मेशन जो भी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि केमिकल प्रोसेस से ही क्ले फॉर्मेशन होता है, तो हम कह रहे हैं कि सिलिकेट क्ले मिनरल्स का फॉर्मेशन किस रूप में हुआ? तो हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के मिलने से हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये समझ आया कि क्ले का फॉर्मेशन, क्ले वैसे आप जानते भी होंगे कि सॉइल टेक्सचर में 0.002 मिलीमीटर से कम डायमीटर वाले पार्टिकल्स को हम क्ले कंसिडर करते हैं। तो इतने छोटे पार्टिकल्स बनते कब हैं? वो तभी बनते हैं जब पानी अवेलेबल हो, क्योंकि पानी टूटेगा तभी उससे हम देख रहे हैं इन रॉक्स वगैरह से क्या बनेगा? क्ले बनेगा।
तो शायद इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान जैसे इलाकों के अंदर सैंडी सॉइल है। सैंडी क्यों? पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं। क्यों बड़े बड़े हैं? क्योंकि वो छोटे हो ही नहीं पाए, क्ले में फॉर्मेट ही नहीं हो पाए। क्ले में क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उसमें पानी ही अवेलेबल नहीं हुआ। पानी अवेलेबल, राजस्थान के अंदर पानी की कमी है, आप भी जानते होंगे, है ना। तो फिर एरिड रीजन्स के अंदर हम देखते हैं, इसलिए वहाँ पे क्ले फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो मैं इससे ही समझाना चाह रहा हूँ कि हाइड्रोलाइसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? यहाँ लिखा भी गया है, हाइड्रोलाइसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ केमिकल वीदरिंग। केमिकल वीदरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो हाइड्रोलाइसिस ही है। इसलिए मैंने सबसे पहले इसको कंसिडर किया है, सबसे पहले बता रहा हूँ इसके बारे में, है ना। तो आपको ये इस तरह से ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये क्ले फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं हम देखें, हाइड्रोलाइसिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, कि भाई पोटेशियम वहाँ डिस्प्लेस हो गया और हाइड्रोजन उसके रूप में डिस्प्लेस हुआ है ना। 10th क्लास के अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपने पढ़ी होंगी, है ना, जब दो डिस्प्लेसमेंट एक साथ हो रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो केमिकल वीदरिंग में देखी जाती है तो वो कौन सी है, तो वो हाइड्रोलाइसिस है। अच्छे से याद रखें। ओके, नेक्स्ट लाइन जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि हाइड्रोलाइसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द केमिकल वीदरिंग एंड मे बी कंसिडर्ड एज फोररनर फॉर क्ले फॉर्मेशन। क्ले फॉर्मेशन के लिए जानी जाती है। क्यों? क्योंकि क्ले फॉर्मेशन का बात ऊपर हमने करी ली, सिलिकेट क्ले मिनरल्स बन रहे हैं जो यहाँ पे है ना। तो क्ले फॉर्मेशन किसके रूप में, किसकी वजह से हो रहा है? तो हाइड्रोलाइसिस की वजह से हो रहा है। ओके, तो आपको समझ आ गया हाइड्रोलाइसिस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था। ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर अब और जो बचे हुए रिएक्शंस हैं उनके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट दो प्रोसेस के बारे में बात करते हैं जो कि है सॉल्यूशन और हाइड्रेशन। सॉल्यूशन का मतलब आप जानते होंगे कि भाई घुल जाना कुछ, है ना। तो हम देखेंगे जो मिनरल्स होते हैं अगर वो पानी में घुल जाए और घुल कर क्या हो, उसकी लीचिंग हो जाए या वो कोई दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाए, है ना। मेनली तो वैसे लीचिंग के बारे में फोकस किया जाता है। तो कहने का मतलब इस तरह से उनका मूवमेंट होना जो है, लीचिंग होना उनको, उसी की प्रोसेस को हम यहाँ सॉल्यूशन के रूप में समझ रहे हैं। सॉल्यूशन मतलब घुल जाना, है ना। तो इसी को हमने यहाँ लिखा है कि डिसोशिएटिंग सॉलिड मटेरियल, मतलब जो सॉलिड मटेरियल अगर बिखर जाए, जैसे मिनरल्स वगैरह हैं, तो उनके आयनों में अगर वो डिसोशिएट हो जाए, टूट जाए, है ना, इनटू डिपेंडेंट सॉल्युबल आयंस, इनटू इंडिपेंडेंट सॉल्युबल आयंस। जैसे कि मान लीजिए NaCl है, Na+ और Cl-, वो इंडिपेंडेंट आयन के अंदर टूट जाए जो कि सॉल्युबल हो किसमें, पानी में। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है ना वाटर, आप जानते होंगे। तो उसके अंदर घुल जाए तो ईच सराउंडेड बाय लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड कौन, पानी। तो पानी उसको चारों तरफ से घेर लेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मिनरल्स जैसे कि Na+ और Cl- वो डिसोशिएट हो जाएंगे और डिसोशिएट होने के बाद पानी जैसे लिक्विड के अंदर, लिक्विड के मॉलिक्यूल यानी पानी के मॉलिक्यूल उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, माथाफोड़ी काफ़ी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है लिखने को, लेकिन समझने वाली बात इतनी सी है कि NaCl घुल गया पानी में, बस। तो सॉल्यूशन फैसिलिटेट्स अ कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द रॉक, और रॉक से इसी वजह से हम देखते हैं काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट घुलकर, पानी में घुलकर बाहर आ जाते हैं, है ना, और इन डिजॉल्व स्टेट, डिजॉल्व होकर। इस चीज़ को रिएक्शन के रूप में लिखा है। NaCl H2O के अंदर घुलेगा तो Na+ अलग होगा, Cl- अलग होगा और H2O के मॉलिक्यूल से घेर लेंगे। सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन कंप्लीट। दूसरा है हाइड्रेशन। एक टर्म आपने बोली भी है, गर्मियों में बोलते भी रहते हैं कि डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी या रिमूवल ऑफ वाटर। तो हाइड्रेशन क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर, है ना। तो इसको यहीं लिखा है कि केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, केमिकल कॉम्बिनेशन जुड़ जाना, है ना, तो पानी का जुड़ जाना ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विथ मिनरल्स, मिनरल्स के साथ जुड़ जाना। इससे क्या होता है, तो हम देखते हैं हाइड्रेशन रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है मिनरल का वो इंक्रीज हो जाता है कि भाई उसमें पानी भी जुड़ चुका है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। एंड मिनरल बिकम सॉफ्ट, मिनरल जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और साथ में मोर रेडिली विदरेबल, और आसानी से उसकी विदरिंग हो सकती है। तो कहने का मतलब हाइड्रेशन के बाद हम देखते हैं मिनरल और विदरिंग के लिए रेडी हो जाता है, मतलब और भी उसमें विदरिंग हो सकती है। ये सब बातें समझ आई तो ठीक, नहीं आई तो भी ठीक, लेकिन इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना ही होना चाहिए। क्या कि जो हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, है ना। Fe2O3 जो होता है उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वो लिमोनाइट में बदल जाते हैं।
पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया है कि हेमेटाइट का लिमोनाइट में बदलना जो है वो एक तरह का हाइड्रेशन प्रोसेस है। ये यहाँ मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है क्योंकि ये इक्वेशन पूछी जाती है कई बार। तो हम अगर आपसे पूछ लें कि येलो लिमोनाइट है, उसमें से वाटर का रिमूवल कर दिया जाए तो वापस वो क्या बन सकता है, हेमेटाइट बन सकता है। तो हेमेटाइट और लिमोनाइट दोनों ही याद रखने हैं, इनका कलर भी याद रखना है आपको। हेमेटाइट रेड कलर का होता है, लिमोनाइट येलो कलर का होता है ना। तो ये एग्जाम्पल तो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए। एक यहाँ जगह नहीं थी इसलिए लिख नहीं पाया मैं कि कैल्शियम सल्फेट CaSO4 जो होता है उसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाएं तो क्या बनेगा, जिप्सम बनेगा, है ना। हो सकता है आपको मालूम भी हो। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O क्या है, जिप्सम बनता है। तो जिप्सम का फॉर्मेशन भी एक तरह का हाइड्रेशन प्रोसेस का ही एक अच्छा एग्जांपल है। तो इस तरह से हमने 2 प्रोसेस और जाने जो कि थे सॉल्यूशन और हाइड्रेशन। ओके, तो चलिए अब 2 और रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं जो कि है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। पिछली क्लासेस में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं तो मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है कि ऑक्सीडेशन हम 3 तरह के डेफिनेशंस के रूप में डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो होता ही है कि तभी तो ऑक्सीडेशन बोला है कि ऑक्सीजन का जुड़ना तो है ही, साथ में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का उसमें से रिमूव होना भी, किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। और साथ में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन आपको पता होंगी। इसी का जस्ट अपोजिट जो है उसे हम क्या कह देते हैं, रिडक्शन कह देते हैं। यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह अगर हम कहें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होगा, रिडक्शन कहा जाएगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना क्या कहा जाएगा, रिडक्शन कहा जाएगा। और साथ में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की जगह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहा जाएगा, रिडक्शन कहा जाएगा। तो कहने का मतलब ये तो चीज़ें आपको पता होंगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस तरह से होता है। अब इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है किसी एलिमेंट में तब हम उसमें देखते हैं कि उसके पीछे अस से इक हो जाता है। अस से इक का क्या मतलब हो, जैसे फेरस से फेरिक कह देते हैं हम, है ना। Fe+2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है ना, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाए तब वो Fe+3 बन जाएगा, तो इसे हम फेरिक कह देते हैं, है ना। तो फेरस से फेरिक बनना यानी वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो इसी का एक फेमस एग्जांपल यही है कि FeO यानी इसके अंदर वैलेंसी इसकी क्या है, वैलेंसी या हम कह सकते हैं कि वैलेंसी फैक्टर जिसको बोलते हैं इसका, या ऑक्सीडेशन नंबर कहें इसका, तो Fe का +2 है। ऑक्सीजन जुड़ जाने के बाद ये क्या हो चुका है, ये 3 ऊपर आएगा ना इसके, तो इसका मतलब ये Fe+3 है। तो Fe+2 से Fe+3 बनना ऑक्सीडेशन है। और वापस इसी प्रोसेस को उल्टा देखें हम, ऑक्सीजन का रिमूव होना, तो वो रिडक्शन प्रोसेस है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की आप ये इक्वेशन याद रख सकते हैं, आपको पता ही होगी वैसे तो। और एक चीज़ आप इम्पॉर्टेंट याद रखें कि प्लांट्स जो होते हैं ना वो रिड्यूस्ड फॉर्म जो होती है किसी की, हम देखते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ आयंस को एक्सेप्ट करते हैं। प्लांट्स जो है रिड्यूस्ड फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं, यानी Fe+2 जो है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा किसके अंदर, प्लांट के अपटेक के अंदर। ठीक है ना। तो एक ये जनरल क्वेश्चन जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म जो है प्लांट्स के लिए एक्सेप्टेबल होती है, ऑब्जर्वेबल होती है। तो वो हम देख सकते हैं Fe+2 या कोई भी रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है। और एक चीज़ जो याद रख सकते हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द सॉइल मिनरल कंटेनिंग Fe, Mn और S। तो जिन मिनरल के अंदर फेरस होता है, मैंगनीज होता है, और यहाँ हम कह रहे हैं ये सल्फर होता है, तो वो वाले जो भी हम देख रहे हैं मिनरल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये Fe+2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी होता है। मैंगनीज की भी 7 तक जाती है, आप जानते होंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है। तो कहने का मतलब ये होगा, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन ज़्यादा दिखाते हैं। तो ये लाइन आपको समझ आ सकती है कि फेरोमैग्नीज्ड या कह सकते हैं फेरोमैग्नाइज्ड जो मिनरल होते हैं जिसमें फेरस या मैंगनीज हो, वो ज़्यादा क्या होते हैं, वेदरिंग के लिए ससेप्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी वेदरिंग आसानी से हो सकती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से, है ना। तो इस तरह से हमने जाना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। अब लास्ट छोटा सा और ये भी जान लेंगे कि कार्बोनेशन क्या होता है। ओके, तो चलिए एट लास्ट अब बात कर लेते हैं कार्बोनेशन के बारे में। कार्बोनेशन, कार्बन वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, H2CO3 बनाती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करके
H2CO3 बनाती है, जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड जो है वो मिनरल के साथ जब रिएक्शन करता है तब उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनेशन प्रोसेस कहते हैं। तो कार्बोनेशन को क्या कहेंगे हम कि द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड विथ कार्बोनिक एसिड, रिएक्शन ऑफ कंपाउंड विथ कार्बोनिक एसिड। व्हाट इज कार्बोनिक एसिड? तो H2CO3 है ना, उसके साथ रिएक्शन होगी। अब ये H2CO3 के हम कौन सा मिनरल या कौन सा कंपाउंड कह रहे हैं? तो यहाँ मिनरल हम ले रहे हैं CaCO3, कैल्साइट जिसे हम कह देते हैं, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे कह देते हैं, है ना। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर इनसॉल्युबल होता है, पानी में तो घुलता नहीं है, लेकिन जब ये H2CO3 के साथ रिएक्शन कर लेता है तब बनाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3। अभी कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो पानी में सॉल्युबल होता है, पानी में सॉल्युबल होता है तो अल्टीमेटली इसकी लीचिंग हो जाएगी, यानी वो पानी के साथ घुल के निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कार्बोनेशन प्रोसेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का H2 के साथ मिलकर H2CO3 का बनना है, और H2CO3 जो है वो कैल्साइट को सॉल्युबल बना देता है, वाटर सॉल्युबल बना देता है ना। तो ये एक एग्जांपल आपको याद रखना है कार्बोनेशन में। और दो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी याद रख सकते हैं कि जो ऑर्थोक्लेव्स होता है वो ऐसे ही H2CO3 के साथ रिएक्शन करता है तो वो केओलिनाइड बना लेता है। इस रिएक्शन को आप लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा में इंफॉर्मेशन याद रख सकते हैं आप। केओलिनाइड का फॉर्मेशन जो है इस ऑर्थोक्लेव से कार्बोनेशन की वजह से होता है। साथ में हम देख सकते हैं कैल्शियम वाली अगर कोई क्ले है ना, क्ले के अंदर कैल्शियम अवेलेबल है, वो H2CO3 के साथ रिएक्ट करेगी तो उसमें हाइड्रोजन आ जाएगा और कैल्शियम उसमें से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो कैल्शियम उसमें से निकल गया और हाइड्रोजन आ गया, तो इस तरह से हम कह सकते हैं एसिड क्ले का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये याद रख सकते हैं आप कि एसिड क्ले फॉर्मेशन भी कार्बोनेशन की वजह से ही होता है। ओके, तो इस तरह से हमने 6 प्रोसेस जो है उनके बारे में अच्छे से बात करी। इस वीडियो के अंदर हमने बायोलॉजिकल वीदरिंग के बारे में बात नहीं की है। बायोलॉजिकल वीदरिंग कुछ नहीं होता, वास्तव में फिजिकल और केमिकल वीदरिंग ही होती है, लेकिन उसमें एजेंट्स जो होते हैं वो मेनली या तो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, या हम देख सकते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। हो सकता है इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम बायोलॉजिकल वीदरिंग के बारे में भी बात करेंगे। साथ में मेन मेरा फोकस होगा वीदरिंग इंडेक्स, और साथ में वीदरिंग का एक सीक्वेंस होता है, वीदरिंग की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अच्छे से बात करेंगे। और लास्ट तीसरे वीडियो के रूप में हम वीदरिंग वाले टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे। ओके, आई होप ये जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए ये सब पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो होते हैं ICAR या अलग अलग तरह के जो PG एग्जामिनेशंस होते हैं अलग अलग स्टेट के, उनके पर्पज़ से ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरह की वीडियोस आपके लिए अगर हेल्पफुल हो रहे हों तो आपके फ्रेंड्स के साथ आप ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा की तरह इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है, मेरी कोशिश है कि उसकी एक PDF फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाए ताकि आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकें। साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज और क्वेश्चन आंसर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पोस्ट के ज़रिए मैं कोशिश करता हूँ जनरल एग्रीकल्चर के जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो से जो पहले की वीडियोस हैं उनके अंदर हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस की और भी जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से पहले के आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल को तो सपोर्ट मिलेगा ही, साथ ही इस चैनल के और भी जो वीडियोस होंगे वो YouTube आपको रिकमेंड करता रहेगा। YouTube आपको रिकमेंड करेगा तो आप इस चैनल से और अच्छे से जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।